हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बताए थे, जिसमें हम आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए थे जो कि आपके किताब में दिया हुआ है। उसके अलावा हम आपको रिक्त स्थानों को भरें, यह भी आपके किताब में दिया हुआ है, इसको बताए थे। और इसके बाद हम आपको लघुतरीय प्रश्न बता रहे थे जो आपके बुक में दिया हुआ है। और लघुतरीय प्रश्न में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है, लघुतरीय प्रश्न में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे प्रश्न क्लियर करा चुके थे। और हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के आगे जितने सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं, सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर बताते हैं जो शेष बच गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 4था नंबर क्वेश्चन तक हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए हम लोग 5वां नंबर देखेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट मतलब मानव कितना विकास किया है, इसका रिपोर्ट हमें निकालना है। तो इसी को यहाँ पर परिभाषित करना है। तो हम लोग लिखेंगे मानव विकास रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HDR भी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि HDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर एवं उनके स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित है। मतलब किस देश का मानव कितना विकास कर रहा है, यदि हमको इसका रिपोर्ट निकालना है तो हम वहाँ के मानव के शैक्षणिक स्तर को देखेंगे कि जिस जगह का हम लोग मानव विकास रिपोर्ट निकाल रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल रहे हैं, वहाँ का शैक्षिक स्तर क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, मतलब कितने लोग वहाँ पर स्वस्थ रहते हैं और कितने लोग अस्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैक्षिक स्तर, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य स्थिति, और सबसे अंत में और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो इन्हीं 3 चीज़ों के माध्यम से हम लोग मानव विकास रिपोर्ट निकालते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो आपको लिखना है कि मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर एवं उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय से सम्मिलित होती है। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधारिक संरचनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यहाँ पर आधारिक है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, पर तय हो गया है। आपको यहाँ पर लिखना है कि आधारिक संरचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो हम लोग लिखेंगे कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आधारिक, आधारिक कहने का मतलब ही हो रहा है आधार। अगर आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे कि जिसका आधार मजबूत है वह आगे अच्छा करेगा, तो इसी चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। मतलब जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक हो, उसी आधारिक संरचनाओं के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें बिजली आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, बैंकिंग आता है, स्कूल आता है, उसके बाद कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया। यह सभी चीज़ जो हैं वह आर्थिक विकास के आधार है। मतलब अगर कहीं भी किसी भी राज्य का या फिर किसी भी देश का अगर विकास हो रहा है तो उसका मुख्य आधार यही सब चीज़ होता है, जिसमें बिजली हो गया। बिजली के बिना किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है, किसी भी राष्ट्र का विकास, किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से उतना ही जरूरी वहाँ का परिवहन है, उतना ही जरूरी संचार भी है, बैंकिंग भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, अस्पताल भी है। तो कहने का मतलब इन्हें देश का आधारिक संरचना या फिर आधारभूत ढांचा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए अगर कि देश का आधारिक संरचना या फिर आधारभूत ढांचा किसे कहा जाता है, तो आपको इन्हीं सभी चीज़ों को
बताना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। कहने का मतलब कि जिस देश में बिजली की तगड़ा व्यवस्था रहेगा, उसके अलावा परिवहन का अच्छा व्यवस्था रहेगा, संचार का बढ़िया व्यवस्था रहेगा, बैंकिंग का, स्कूल का, कॉलेज का, अस्पताल का, अगर इन सभी चीज़ों का व्यवस्था वहाँ पर अच्छा है, इसका मतलब कि वह देश उतना ही अधिक विकास करेगा। तो आधारिक संरचना कहने का मतलब यही होता है। अब चलिए, लघुतरीय प्रश्न में आपके टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब उसके बाद आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का थोड़ा आंसर लंबा रहता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। तो देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का यह पहचान होता है कि उसमें 2 या 3 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ देता है। जैसे देखिए, इसी में 2 क्वेश्चन को जोड़ा हुआ है। पहला पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, उसके बाद पूछ रहा है कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, हम आपको इसका आंसर बताते हैं और बिल्कुल ही सरल भाषा में इसका आंसर बताएंगे। यदि आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या होती है। तो देखिए, इसका जवाब होगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं तथा गतिविधियां संपादित की जाती है। मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत से प्रकार के आर्थिक क्रियाएं होती है, गतिविधियां होती है जो कि संपादित किए जाते हैं। जैसे हो गया कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। यह सभी जितने सारे भी क्रियाओं का हम आपको नाम बताए, इसे 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरे को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र हमेशा कृषि क्षेत्र को ही बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत कृषि पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसी व्यवस्था है। मतलब खेतीबाड़ी से जितने सारे भी चीज़ें संबंधित होती है वह सभी प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, यह सभी कुछ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम आपको द्वितीयक क्षेत्र में बताए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और उसके बाद तृतीयक में बताए थे कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में हम लोग लिखेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब जितने सारे भी उद्योग होते हैं, कंपनियां होती है, इंडस्ट्रीज होती है, सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। कहने का मतलब कि वैसे सारे सामान जो कि एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, एक इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, बड़े बड़े कंपनी में बनाया जाता है, वह सभी चीज़ द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा होता है खेतीबाड़ी से संबंधित, मतलब कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आपका औद्योगिक क्षेत्र आता है, जैसे जनोपयोगी सेवाएं हो गया, निर्माण कार्य हो गया, खनिज व्यवस्था हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, यह सभी आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और उसके बाद सबसे लास्ट नंबर है तृतीयक क्षेत्र। तो हम आपको बताते हैं कि तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन,
संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसके अलावा हम आपको बताए थे कि तृतीयक क्षेत्र में जैसे हो गया डॉक्टर, सेवा दूसरों को करता है, तो आपको यदि लगे कि इसमें सेवा का भाव दिख रहा है या दूसरे को सेवा करता है तो वह सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, या सभी दूसरों को पढ़ाते हैं, कोई दूसरों का इलाज करते हैं, मतलब यह सभी दूसरों का सेवा करते हैं। इसलिए हमेशा तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र ही आता है। तो हम आशा करते हैं कि आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। ठीक है, सबसे पहले आपको आर्थिक विकास का परिभाषा लिखना है और उसके बाद आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि आर्थिक विकास के अर्थ को समझने के लिए विद्वानों द्वारा की गई परिभाषा को समझना आवश्यक है। मतलब कि यदि आपको आर्थिक विकास को समझना है, इसके लिए आपको जो विद्वानों के द्वारा आर्थिक विकास का परिभाषा दिया गया है इसे आपको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो देखिए आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। मतलब बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि आर्थिक विकास का परिभाषा यह होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आर्थिक विकास का परिभाषा यह नहीं होगा, यह होगा। तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कौन कौन अर्थशास्त्री हैं और किनके अनुसार क्या परिभाषा होगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे प्रोफेसर रोस्टोव। ठीक है, सबसे पहला नाम है यहाँ पर अर्थशास्त्री का प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास का क्या परिभाषा है, हम लोग इसे देखेंगे। तो प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शांति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है। ठीक है, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर यदि श्रम शांति में वृद्धि की दर है तो दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास श्रम शांति में वृद्धि की दर और जनसंख्या में वृद्धि, यह दोनों के बीच का संबंध है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन। नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन। तो वह आर्थिक विकास का परिभाषा देते हुए कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। मतलब प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के द्वारा कहा गया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो देखिए हम लोग नीचे लिखेंगे, अतः उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है, मतलब कि दोनों परिभाषाओं का, जो पहले नंबर अर्थशास्त्री दिए और जो दूसरे नंबर अर्थशास्त्री दिए, इन दोनों के परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आर्थिक विकास के चलते ही किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय है वह बदलते रहता है और आर्थिक विकास के जो निर्धारक होते हैं वह भी निरंतर बदलते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर क्या होता है। ठीक है, अंतर देखेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रहा था। पहला तो पूछ रहा था कि आर्थिक विकास क्या होता है और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन जान गए कि आर्थिक विकास क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो देखिए दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। अब खुद यदि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों चीज को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि दोनों तो एक ही चीज है। जो मतलब आर्थिक विकास का होगा वही मतलब आर्थिक वृद्धि का भी होगा। तो यह बिल्कुल सही है कि दोनों सेम ही चीज है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा इनमें अंतर किया जाने लगा। तो कौन अर्थशास्त्री थे और इनमें क्या अंतर निकाले, इसे हम लोग अब आगे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले श्रीमती उर्सला हिक्स
नाम आप याद रखिएगा, थोड़ा उटपटांग नाम है। श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। मतलब उर्सला हिक्स जी कहते हैं कि वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है वह विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। तो यहाँ पर श्रीमती उर्मिला हिक्स कहते हैं कि जो वृद्धि शब्द है वह विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है और जो विकास शब्द है वह अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद डॉक्टर ब्राइट सिंह, ठीक है, डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ग्रोथ शब्द का प्रयोग, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, तो वृद्धि शब्द का प्रयोग यहाँ पर विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। मतलब डॉक्टर ब्राइट सिंह और श्रीमती उर्मिला हिक्स दोनों का परिभाषा सेम ही था। इसके बाद देखिए, इसी तरह मैडिसन, ठीक है, एक अर्थशास्त्री का नाम है मैडिसन, उन्होंने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। जो धनी देश होता है, जो विकसित देश होता है, उसमें जो आय का बढ़ता हुआ स्तर है वह आर्थिक वृद्धि या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक होता है। जबकि गरीब देशों में, ठीक है, जबकि गरीब देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। कहने का मतलब कि जो अर्थशास्त्री हैं मैडिसन, उनका कहना है कि जो आर्थिक वृद्धि का शब्द है वह धनी देशों के लिए प्रयुक्त होता है और जो आर्थिक विकास है वह गरीब देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हम लोग नीचे लिखेंगे कि वास्तव में उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है। हम लोग बारी बारी से सभी अर्थशास्त्री का परिभाषा देख लिए, तो सभी परिभाषाओं को अध्ययन करने के बाद यह रिजल्ट निकलता है, यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि दोनों ही आर्थिक प्रगति के सूचक हैं। दोनों का मतलब हुआ, जो वृद्धि हो गया और जो विकास हो गया, दोनों का मतलब आगे बढ़ना यानी कि ग्रोथ करना ही हुआ, लेकिन दोनों में अंतर जो है वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों में अंतर होता है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही चीज होता है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आर्थिक विकास की माप कैसे किया जाता है, इसमें आपको कुछ सूचकांकों के द्वारा इसका माप करना है। तो हम आपको विस्तार से इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।